सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब और सदीक जान साहब। समी साहब कहीं मसरूफ़ हैं, इस वजह से आज वो प्रोग्राम में शामिल नहीं है। खैर, आगाज़ करेंगे आज हम प्रोग्राम का। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं NRO हरगिज़ नहीं दूंगा। वो बार बार यही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौत है या ज़िंदगी है उसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इंसारुल इस्लाम के हवाले से कुछ हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने एक फुटेज देखी है जो आई है 5-6 बजे के करीब, जिसमें हमने ये देखा कि इंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो डंडा बरदार से गन बरदार हुए और उन्होंने लेवीज़ पर हमला किया। कुछ इस हवाले से हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है अहमद मंसूर साहब। अहमद मंसूर, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर ये जो वाक़या है ये कैसे पेश आया है, क्योंकि इंसारुल इस्लाम के हवाले से तो जो भी बात की जाती है वो यही कहा जाता है कि उनके पास डंडे हैं, लेकिन ये गनें कहाँ से उनके पास आ गई और क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ? देखिए अलीना, जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से जो आज़ादी मार्च में शिरकत करने के लिए जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं, उनके काफिले हैं, उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ है। जो मरकजी काफिला है वो तो सिंध से दाखिल हो रहा है। तो ये बलूचिस्तान का इलाका बारखान है, वहाँ पे ये सूरत हाल पे आई है। और इसमें जो फुटेज आई है सामने, बड़ी इसमें तशवीश है कि अभी इस्लामाबाद से 1000-1200 किलोमीटर दूर का ये इलाका है। वहाँ पे जारहाना जो एक पोस्टर है जो कारकुन है उनका, और खासतौर पर इंसारुल इस्लाम जो साथ साथ हैं इस आज़ादी मार्च के, उसकी नज़्म ज़ब्त का कहा जा रहा है कि उसके लिए ये साथ हैं, पाबंदी भी लगी है। तो वो लेविस फोर्स के साथ जब आमना सामना हुआ है तो बहुत जारहाना उनका अंदाज हुआ है। सारी बात है, लेविस फोर्स को जो डायरेक्शंस होंगी उसी पे उसने अपना काम करना है। तो वहाँ पे आमने सामने भी आ गए बाकायदा तौर पे, इनके साथ डंडे भी हैं। और जब सूरत हाल बड़ी है तो ये फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह फिर लेविस फोर्स को मजबूर होकर इनको जो मुश्तल हजूम है उसको मुंशर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। तो इस तरह के वाकयात कशीदगी तो होते हैं, और कशीदगी को सामने में बदलते कोई देर नहीं लगती। तो ये एक वाकया है, लेकिन इसमें तो हुकूमत की जानिब से क्या इस पर अमल किया गया है, क्या उन्होंने एक्शन लिया इसके ऊपर? देखिए, एक्शन तो अभी जो पहले हमने देखा कि इंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगी है, अभी केस अदालत में भी है और वहां से भी कोई फैसला इसका सामने आएगा। लेकिन ये एक वाकया है, ये सामने आया है, फुटेज मौजूद है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन जो है वो हालात हैं, क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो बहरहाल अब कानून नाफिज करने वाले इदारे कैसे टैकल करते हैं, अब ये अहम सवाल है। जब इस्लामाबाद में पहुंचेंगे तो वहां पर अगर इस तरह की जारहाना जो सूरत हाल सामने आती है इस आज़ादी मार्च के शुरुआत की, और जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ आमना सामना होता है तो वहाँ पे क्या माहौल होता है। तो बहरहाल ये एक तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपने देखा है कि किस तरीके से इंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो मुंतशिर हो रहे हैं और एक कयास की तरफ जा रहे हैं। ये तो अभी आगाज़ है, अभी तो उन्होंने इस्लामाबाद आना है, बाकी सारे इलाकों में आना है, तो फिर क्या आप देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए लीना, बात ये है कि ये जो आज़ादी मार्च के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है? आप देखें कि पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत काम कर रही है। अब 27 अक्टूबर का दिन जो है वो यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है कि उस दिन हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किया। ठीक। मौलाना फजल रहमान और उनके साथी जमातों ने 27 अक्टूबर का दिन ही अपने इस आज़ादी मार्च नाम निहाद के लिए क्यों मुंतखब किया? ये उस यौम स्याह जो इंडिया के ख़िलाफ़ मनाया जा रहा था, इन्होंने ये आज़ादी मार्च अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू करके उस यौम स्याह को पसे पुष्ट डालने की कोशिश की। ये इनडायरेक्टली किसकी मदद कर रहे हैं? बिलवास्ता तौर पर। आप देखें कि इस लेकिन 27 अक्टूबर को तो उनका तो यही कहना था कि हम लोगों ने जो है वो कश्मीर डे ही मनाया है, यौम स्याह ही कश्मीर डे कहाँ मनाया है लीना? उन्होंने आपके सामने ये ना, कल मौलाना ने क्या तकरीरें की हैं, ये सारी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। ये इंडिया जो इस वक्त बैनुल अक़वामी दबाव में आया हुआ है कश्मीर के मसले पर, ये इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की जा रही। और अभी आप देखें,
آپ نے یہ سارا کچھ جو سکرین پر دکھایا ہے، انصار الاسلام والوں نے کس طریقے سے لیویز اہلکاروں پر حلہ بولا، آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے؟ یہ کوئی آئینی حق ہے؟ آپ نے کس طریقے سے وہ سرکاری اہلکاروں پر، لیویز کے اہلکاروں پر انہوں نے حلہ بولا، دھاوا بول دیا، تو اب ان کے خلاف وہاں مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ کہ ریاست کو، حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے، اور یہ کھلے عام جو اگر حکومت نے حرکت میں آنا ہوتا رانا صاحب تو حکومت پھر معاہدہ تو نہ کرتی، جو ایگریمنٹ ہوا ایسے تھوڑی ہو گیا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے مولانا عطاء الرحمان صاحب کا کہ مفتی کفایت اللہ کو جو گرفتار کیا گیا اور حمداللہ صاحب کی جو شہریت کے حوالے سے چیزیں سامنے لے کر آئی ہیں، تو یہ تو معاہدے میں شامل نہیں تھی، وہ لے کر آئے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہمیں مولانا عطاء الرحمان صاحب کچھ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کچھ کہتے ہیں۔ کل مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ معاہدہ ختم، مولانا فضل الرحمان نے پھر کہا، اور ان کے میڈیا سیل نے بھی جاری کیا کہ معاہدہ، میری بات سنیں، حکومت جو اجازت دی ہے نا ٹھیک انتظامیہ نے ان کو جلسہ کرنے کی، آج اس کا این او سی جو جاری ہوا ہے اس کو پڑھیں، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی پولیس اور اسپیشل برانچ نے یہ این او سی دینے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے۔ لیکن این او سی جاری تو کر دیا گیا نا، مشروط کنڈیشنز۔ میری بات سنیں نا، این او سی میں جو شرائط ہیں وہ ان کو پوری کرنا ہوں گی۔ یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جے یو آئی والے ہیں، انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ بھی کیا ہے، یہ خود آپ دیکھیں نا ایگریمنٹ کدھر گیا جب انہوں نے لیویز کے اہلکاروں پر دعویٰ بولا وہاں پر۔ ان کا کام، کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، انہوں نے پرامن طریقے سے علینا احتجاج ہوتا پرامن انداز میں۔ ابھی تک تو یہ سندھ میں جو احتجاج ان کا جاری ہے، سندھ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو ابھی آگے جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو احتجاج ہے کیا یہ پرامن ہی رہے گا؟ کیونکہ آغاز آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے ہوا ہے، جیسے یہ سندھ سے باہر نکلے ہیں تو انتشار پھیلایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو کہاں تک جائے گا یہ انتشار؟ اور اگر یہ انتشار بہت بڑھ جاتا ہے تو کیا اس کو کنٹرول کر پائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی کوئی تصادم نہ ہو، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو اس وقت چاہیے لاشیں، اللہ نہ کرے ان کو یہ لاشیں ملیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی تحریک کے اندر خون شامل ہوتا ہے، کچھ لاشیں گرتی ہیں تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے ان کو کوئی لاشیں مل جائیں جس کے اوپر وہ سیاست کر سکیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک معاہدے کی بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مطالبات کیا تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان استعفیٰ دیں، دوسرا ان کا تھا کہ نئے الیکشنوں کا اعلان ہو، تیسرا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو، چوتھا تھا کہ جو کشمیر کے اوپر سودے بازی ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے حکومت وہ سودے بازی ختم کرے اور کشمیر کا مقدمہ ٹھیک طرح سے لڑے۔ میں آپ کے توسط سے جے یو آئی ایف کے لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے، انتظامیہ نے جب یہ مان گئے، کیونکہ دیکھیں ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی اور حکومت کے لیے بھی یہ بہتر تھا کہ ان کو فیس سیونگ دیں، اور فیس سیونگ دینے کے لیے انہوں نے ایک جگہ دی، انہوں نے کہا آئیں اور جلسہ کریں اور چلے جائیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے کیا مانگا؟ جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ظاہر ہے انتظامیہ بھی ڈری ہوئی تو ہوتی ہے، گو کہ جب وقت آتا ہے ایکشن کرنے کا تو وہ ریاست سے طاقت پر کوئی نہیں ہوتا۔ انتظامیہ نے کہا آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو اسلام آباد انتظامیہ ان سے 600 باتھ رومز کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں 600 باتھ رومز بنا دیں، یہ بس آپ ہماری فیور کر دیں، اب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 600 باتھ رومز بنا کے دیں۔ حکومت گرانے نکلے تھے، باتھ روم بنوانے کے مطالبے کے آ کے مان گئے۔ مجھے بتائیں اصل میں فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کارکنان میں کھڑے ہو کے کوئی اور گفتگو کرتے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں اپنے کارکنان میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں استعفیٰ لے کر آؤں گا۔ جب حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، مذاکراتی ٹیم نے بتایا کہ ایک بار بھی وزیر اعظم کے استعفے کا ذکر تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جب حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کے استعفے کا ذکر تک نہیں ہے، اپنے کارکنان کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈٹ جاؤں گا، لڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نہیں، ٹرائبل ایریا میں وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اس طرح کی تقاریر کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایجنٹ ہے، کیونکہ ٹرائبل ایریا جتنا بھی ہمارا ہے وہاں پہ ہماری اتنی ایکسیس نہیں ہے میڈیا کی، تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کی ریاست ہے، جو آپ کی اسٹیٹ ہے، جو آپ کی حکومت ہے، وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ساری چیزیں، انہیں ان کی سیاسی ورت کا اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہمیں کچھ تجزیہ کار ہمارے ڈرا رہے تھے کہ عمران خان اتنے خوفزدہ ہیں، کانپ رہے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، حکومت پینک کا شکار ہے، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر حکومت خوف کا شکار ہوتی تو وزیر اعظم پاکستان جب آزادی مارچ پنجاب میں داخل ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے، کیا وہ ننکانہ صاحب میں کھڑے ہو کے اتنی سخت تقریر کرتے آزادی مارچ کے حوالے سے؟ ان نہ ذکر ہی نہ کرتے نا، یا وہ کوئی مفاہمت والی بات کرتے، ان کا تو جو موقف تھا۔ نہیں، اس پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا رانا صاحب، جو بھی انہوں نے بات کی، جس طرح انہوں نے پوائنٹ کیا ہے صدیق صاحب نے، کوئی خلیج تو نہیں ہے بیچ میں؟
जिसका कोई फ़ायदा उठा ले तीसरी? खलीज का कोई मसला नहीं अलीना, कोई ऐसी बात नहीं, ये सब नाम नेहाद तज्जियाकार और दानिश्वर जो हैं, जो इनके एजेंडे पर, वो भी इन सियासी जमातों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बात वो है कि मौलाना फजल रहमान का 1 पॉइंट एजेंडा है। ठीक, क्या वो ये है कि भारत को जो सुबकी हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पर, उससे उसको बचाया जाए। ये पाकिस्तान के, आप देखें पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर ये कह रहा है कि भारत जुल्म कर रहा है मकबूजा में। 3 महीने होने को आए हैं, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और इधर इन्होंने अपने मुल्क के अंदर ये क्या काम, और साथ है इसके कौन, देखे ना, ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये शर्मनाक बात नहीं है। रजा रबानी की मजहबी जमातों के बारे में जो सोच है वो कोई ढकी छुपी बात है? किस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और कल वो मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और अंसारुल इस्लाम वाले वहां खड़े थे। ये जो दोहरा मेयार और दोहरा चेहरा है इन सियासी जमातों का, वो पहले भी, इसीलिए तो अवाम इन्हें वोट नहीं देते। लाड़काना में पीपल्स पार्टी क्यों हारी है कि ये अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं अभी ना। और अब ये जो मैं आपको बताऊं, ये आज़ादी मार्च जो है, मौलाना ने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ठीक है, मैं उसके खिलाफ। कहीं पर ये कोई बात करते हैं, कहीं वजीर आजम को यहूदी एजेंट और पता नहीं बिल्कुल क्या यही क्या बातें कुछ की जा कहते रही हैं। और दूसरी तरफ इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है, ये क्यों साथ मिले हुए हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये चाहते हैं, ये देखें जो ये लोग होते हैं ना मायूस लोग, वो मौलाना को अपने लिए आखिरी उम्मीद समझते हैं कि शायद वो कहते हैं ना डूबते तिनके का सहारा। तो ये समझते हैं कि मौलाना के ये मार्च की आड़ में शायद हमें कोई फ़ायदा मिल जाए। लेकिन आज जो गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसका सदीक जान ने जिक्र किया, जब वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी का उन्होंने संगे बुनियाद रखा, वो आप गुफ्तगू सुनाएं, फिर हम उस पर बात करते हैं। मैं वो ज़रूर गुफ्तगू सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक फुटेज है, मैं चाहूंगी कि आप उसको ज़रूर चलाएं, जिसमें गाड़ियां हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब का जो काफिला आ रहा है, इस काफिले में जो गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं वो सारी स्मगल्ड गाड़ियां हैं, और उस स्मगल्ड गाड़ियों के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो उस हवाले से अगर सदीक जान आपको कॉमेंट करना चाहेंगे, राना साहब आपके पास ये स्टोरी, अगर आप कॉमेंट करना चाहें। देखिए, वो बात ये है अलीना कि ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा, मैंने आपको कहा ना, धंधा बन गया है ये आज़ादी मार्च जो है, कि ऐसी इतलात हैं कि इसमें ऐसी सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं जो नॉन कस्टम पेड हैं और जिनको यहाँ मुख्तलिफ डीलरों के हवाले किया जाना है। अब ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है कि वो उन गाड़ियों को भी पकड़ें और जो लोग उनको ला रहे हैं उनको भी पकड़ें। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं, ये इस्लामाबाद और पंजाब की हदूद में लाई जा रही हैं, बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान के रास्ते। ये और इनको कवर, ये अंसारुल इस्लाम ने जो डंडे उठाए हुए हैं, ये किस लिए उठाए हुए हैं? ये इसीलिए उठाए हुए हैं कि ये जो गाड़ियां हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, कोई इनकी तरफ बढ़े ना। ये इस जुलूस की आड़ में ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग का धंधे की इतलात आ रही हैं, इसका सुराग लगाया जाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलीना, ये कोई छोटी बात है, मजाक बनाया इन्होंने। आप देखें ना, मौलाना को मसला क्या है कि जी वो इलेक्शन हार गए। ठीक भाई, इलेक्शन आप हार गए, आप अपने लोगों के, अपने अवाम से पूछें, हल्के के अवाम से कि उन्होंने क्यों आपको वोट नहीं दिया। आप पूरे मुल्क को क्यों एक मुसीबत में मुब्तला करने के दर पे हैं? अच्छा, क्या मौलाना साहब को इस्लामाबाद आने देना चाहिए? क्योंकि ये जो अभी सारा हुआ है वाकया, इसके बाद तो बहुत ही सीरियस है। अगर हम चीज़ें देखें तो क्या मौलाना साहब को इस्लामाबाद आने देना चाहिए, उससे पहले ही कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए? सदीक जान, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर उससे पहले रोकने की कोशिश करेंगे तो हालात तसादुम की तरफ जा सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि जो हुकूमत ने जो मुआहदा किया है वो मुआहदा बरकरार रहना चाहिए। इनको वो जो एक जगह दी गई है, वो तो कह चुके हैं हमारी तरफ से तो टूट गया मुआहदा। नहीं, मौलाना ने कहा वो कह दिया मुआहदा कायम, वो बेस बना रहे हैं, वो बेस बना रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि जी ये उन्होंने कहा, मौलाना अताउर रहमान साहब ने तो कह दिया ना सर, वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फजल रहमान असल सरबराह तो है ना, उन्होंने आज कहा है कि मुआहदा बरकरार है। असल में हुआ क्या है, देखिए मैंने आपको यही बताया ना कि हो ये रहा है कि जब वो कारकुनान से खिताब करते हैं तो वो और बात करते हैं। कारकुनान को उन्होंने कहा कोई मुआहदा नहीं है, हो ही नहीं सकता मुआहदा। वो मौलाना तरमान ने अपने भाई की बात पे यकीन कर लिया, उन्होंने टीवी पे कह दिया मुआहदा मंसूख हो गया। वो हुकूमत ने एक मैसेज किया, उन्होंने कहा ओके पे 2 दिन आएंगे अगली डेट। नहीं, हुकूमत की तरफ से पैगाम भेजा गया कि मुआहदा कैंसिल, ताकि हम जो हमारे फिर बी प्लान है हम फिर उसके ऊपर अमल करें जो हमने तैयारी की हुई है। 9.25 मिनट बाद यू टर्न लिया। इस वक्त पाकिस्तान में यू टर्न लेने का जो रिकॉर्ड है तेज तरीन यू टर्न का, वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, वो एजाज। मैं 2-3 चीज़ें हैं मुख्तसर। एक तो ये है कि आप ये देखें कि जो एक खातून रिपोर्टर रमीशा अली, उनका वो जो ब्लॉग आया है और उन्होंने रिपोर्ट किया कि अंसारुल इस्लाम के जो वहाँ पे खाकी वर्दी में जो लोग थे, उन्होंने
उस खातून रिपोर्टर के साथ जो बदतमीजी की है, जो बदतमीजी की है, उन्होंने कहा बेहूदगी फैला रही हो तुम माहौल खराब कर रही हो। उसने कहा कि ना मेरा लिबास ऐसा है ना कोई बात है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने जाकर रिपोर्टिंग करनी है। उनको वहां से निकाल दिया गया कि आप नहीं जा सकती, या बेहूदगी फैला रही हैं। इसकी कोई उस तरह मजम्मत नहीं है। ये लिबरल माफिया, जो खूनी लिबरल हैं, जो किराए के दानिशवर हैं। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एक शिकवा किया है, जो हम तजियाकारों की बात कर रहे थे, कुछ जो मायूसी इस वक्त फैला रहे हैं और हुकूमत को डरा रहे हैं कि बहुत जो है ना वो बहुत बड़ा तसादुम इस्लामाबाद में होने जा रहा है। तो मियां साहब ने कुछ लोगों का नाम लेके शिकवा किया है कि हमने अपने दौर में इनको बड़ा ओबलाइज किया है, वो इयादत करने नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों पे मियां साहब ने एहसानात किए हैं उनको एहसान फरमोशी नहीं करनी चाहिए और मियां साहब की इयादत के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है जी। जो अभी राना साहब ने बात की है, जो इमरान खान साहब ने आज बात की है, उन्होंने कहा है मैं जब तक जिंदा हूँ मैं NRO नहीं दूंगा। वो बार बार ये बात कर रहे हैं और आज इस मौके पर उन्होंने दोबारा ये बात की है, बड़ा कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप वो सुने, फिर उस पर हम कॉमेंट करते हैं। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। जी राना साहब क्या कमेंट करेंगे? मेरा सवाल जो है वो आपसे वो ये है, कमेंट के अलावा मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को बार बार ये बात कहने की क्या जरूरत है, क्यों दोहरा रहे हैं वो बार बार? ये बात इसलिए लीना उन्हें दोहरानी पड़ रही है कि ये लोग जिस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये नून लीग वाले कि जी अभी ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलानी बात तय हो जाएगी। मसला ये एक बात वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह चुके हैं और आज भी उन्होंने इसलिए क्योंकि मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पता नहीं क्या। देखें आज उन्होंने वहाँ खड़े होकर एक दो टोक मैसेज दिया कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनको NRO नहीं दूंगा। और वहाँ उन्होंने जो 2 NRO दिए गए उनका ख़ास तौर पर जिक्र किया। एक वो NRO जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को दिया था, उनके ख़ानदान को दिया था। दूसरा NRO वो जो दूसरा NRO वो जो उन्होंने आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को दिया था। ठीक है। तो अलीना उन्होंने कहा कि इन 2 NROs के नतीजे में मुल्क को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा आज हम वो भुगत रहे हैं। तो इमरान खान ने एक मैसेज तो क्लियर दे दिया कि भाई मैं NRO नहीं दूंगा। और देखें मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा, लेकिन NRO तो सर गैर आईनी है ना। मेरी बात तो सुने ना, NRO गैर आईनी, मेरी गुजारिश तो सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। ये हो कि ये सारा लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, नाम नेहाद मार्च, ये क्या है? ये सारा टोपी ड्रामा इसी मकसद के लिए तो रचाया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और उनके साथियों के खिलाफ जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं वो भी बंद हों, ये इनके खिलाफ केसेस बंद हों। ये सही कहा वज़ीर आज़म ने कि ये ब्लैकमेल करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अलीना बात ये है, आप मुझे खुद बताएं कि जब आज एहतसाब अदालत लाहौर में नैब ने, ठीक है, हम सलमान शहबाज साहब को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दी, जिसे एहतसाब अदालत ने मंजूर किया और सलमान को एक इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में है, उसमें जो जवाब दाखिल किया है नैब ने, ठीक है, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आप देखें कि बात सुने, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हम सब उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, लेकिन उनकी सेहत की आड़ में सियासत जो कर रही है मुस्लिम लीग। लेकिन जब जरना साहब मुझे आपकी बात एक समझ नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा समझाइएगा, या सिद्दीक साहब आप समझा दिएगा। मुझे बताइए कि जब इमरान खान साहब का मुआहदा हो गया है, मीन से गवर्नमेंट का, सॉरी इमरान खान साहब का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का जब मुआहदा हो गया है ये क्या नाम है मौलाना साहब के साथ, तो फिर तो गवर्नमेंट को कोई खतरा ही नहीं है, फिर तो NRO वाली बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फेस सेविंग है तो फिर तो इसमें दोनों की फेस सेविंग हो रही है ना। जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। सेविंग नहीं है लीना, ये मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। मुआहदा उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने इनको इत्तमाम हुज्जत के लिए बेनकाब करने के लिए, आपको मैंने बताया कि वफाकी पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच ने कहा कि हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि ये इस मुआहदे पर अमल नहीं करे। इस मुआहदे पर तो अमल वहीं से रुक गया है जहां पे इन्होंने लेवीज पर हल्ला बोला है। ठीक, तो आगे अब रोक देना चाहिए ना। इंतजामिया ने तो अमन व अमान बरकरार रखना है। हर अगर ये आते हैं पुरअमन तरीके से जलसा करें। आपको अभी भी ये लगता है ये पुरअमन तरीके से आएंगे? मैं तो कहता हूँ दुआ करते हैं कि पुरअमन तरीके से आए और आके अपना जमहूरी हक, अगर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं
तो फिर मौलाना अपने उन कारकुनों के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने लेडीज पर हल्ला बोला है। अच्छा ठीक है, एक और भी बात की है इमरान खान साहब ने, लेकिन मैं चाहूँगी पहले आप ज़िंदगी और मौत वाले पे कमेंट करें। वो बार बार उन्हें कहना पड़ा वो नहीं दूंगा, मैं ना नहीं दूंगा। अब बहुत से लोग जो हैं इससे एक बड़ा अजीब सा तासुर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद कोई क्लीज है, कोई डिस्टेंस है जिसका कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ एक जो बात की जा रही है, जो एक और भी उन्होंने बात की थी जो ज़िंदगी और मौत के हवाले से की थी, और उन्होंने कहा इस पर क्या किया जाएगा। तो एक केस तो ऑलरेडी ज़ेर समात है, तो उसके ऊपर इस तरह की कोई भी बात करना, या वो जिम्मेदारी की कोर्ट ने बात की थी और इनर यहाँ पे डेथ की बात हुई है। देखें इमरान खान साहब, क्योंकि अब वो एक फ़ैसला आ चुका है और आप फेयर कमेंट किसी भी अदालती फैसले के ऊपर कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी एक वजाहत की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और उनकी बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं किसी और के बारे में क्या गारंटी दे सकता हूँ। देखिए मसला ये है, मियाँ साहब का जो केस है इसमें कोई 15-16 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि हमें आम तौर पे केसेस में नज़र नहीं आती, जो कि हुई हैं सारी। तो इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पोजीशन क्लियर की है, क्योंकि एक माहौल जो एक बनाया गया था पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर, तो उसमें इमरान खान ने कहा कि हम उनकी जो बेहतरीन सहूलियात जो दे सकते थे इलाज की, वो हम दे रहे हैं, बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब को बेल मिल गई हुई है, इस वक्त वो जमानत में, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर उस अस्पताल में उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा, अगर उनकी फैमिली ये समझती है कि वहाँ पे उनका इलाज ठीक नहीं है, तो उनको तो चाहिए था कि जैसे ही बेल मिली थी तो जहाँ पे वो मुतमईन है वहाँ पे शिफ्ट कर देते उनको। तो कल हो रहे हैं ना वो शिफ्ट, ठीक है, शरीफ हॉस्पिटल हो रहे हैं देखें, लेकिन अभी तक तो नहीं किया ना। अगर वहाँ पे मुतमईन नहीं थे तो जैसे ही जमानत हुई थी 1 घंटे के अंदर अंदर शिफ्ट कर देते। तो बात यह है कि अब दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है एक बयान हल्फी जो है उनकी फैमिली से भी लेना चाहिए। वो किस चीज़ का लेना चाहिए कि जब उनको 6 हफ्ते की ज़मानत दी गई थी, तो 6 हफ्ते की ज़मानत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब नज़रसानी अपील आई थी, तो उस वक्त खोसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। वो सारे उनके दलाइल, उनके खजारे साहब के और सूरत हाल और मेडिकल रिपोर्ट्स देखे, उन्होंने कहा था कि जब तक वो जेल में थे, पंजाब हुकूमत, उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत की कस्टडी में थे, उनके पास थे, तो उनकी सूरत हाल बेहतर थी। जब वो जाती उम्र आए, 6 हफ्ते रहे, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको तो ज़मानत का फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ है। अब एक मेरा ख्याल है बयान हल्फी शरीफ फैमिली से भी ले लेना चाहिए। मियाँ साहब जिन मुश्किलों से गवर्नमेंट ने और बाकी सब ने दिया, जिन चीज़ों के मियाँ साहब शौकीन हैं वो ना खिलाएं उनको। अच्छा ठीक है, उनको हल्की फुल्की खुराक खिलाएं जो डॉक्टर्स का बोर्ड के डॉक्टर अदनान नहीं, क्योंकि ये देखें ना, अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद नहीं की इस खबर की, जो खबर आई थी कि डॉक्टर अदनान को डांटा है, बल्कि थ्रेट किया है शहबाज शरीफ ने कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे, तुमने सारी दवाइयाँ दी हैं, तुम्हारे कहने के ऊपर वो जो खाते थे सब कुछ तुम देख रहे, तुम जिम्मेदार होगे। तो बात यह है कि एक बयान हल्फी इनके अपने लोगों से भी लेने चाहिए कि मियाँ साहब को कोई चीज़ ऐसी ना खिलाएं जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक ना हो, और वो अब कम अज़ कम जाती उम्र में अगर उनको ज़मानत मिलती है जाएँ, तो वो काम ना करें जो 6 हफ्ते की ज़मानत के दौरान उन्होंने किया था कि वो जज अरशद मलिक के साथ मुलाकातें कर रहे थे, उसको थ्रेट कर रहे थे, जज को खरीद रहे थे। ज़मानत उनको दी गई थी इलाज के लिए, और कर क्या रहे थे। क्या बनेगा उनकी भी है ना, आपको लगता है? देखिए ये तो आप सब्सिडी से, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी बेटी को जो कि मुलजिम हो इसलिए उसको ज़मानत दे दी जाए कि उसने अपने वालिद की जो है वो अयादत करनी है। देखें, जो लोग इमरान खान साहब को 1 हफ्ते से शर्म दिला रहे थे कि इमरान वज़ीर-ए-आज़म को शर्म करनी चाहिए और जाके नवाज शरीफ साहब की अयादत करनी चाहिए, वो लोग हसन और हुसैन नवाज को गैरत क्यों नहीं दिलाते कि हसन नवाज और हुसैन नवाज आए अपने वालिद के पास बैठे, उनकी अयादत करें। ठीक है, तो वही बात है ना, इमरान खान जाए जी नवाज शरीफ साहब की अयादत करने, हसन और हुसैन नवाज ना आए जी, दौरे में चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, वो बोले हालात हैं उनके। खैर, अच्छा राना साहब, एक और अफवाहें चल रही हैं जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चल रही हैं कि वो अपनी जो कोर कमेटी है या अपने करीबी लोग हैं उनको ये कह रहे हैं कि जो ऐवान है इसी में मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो, इसका क्या मतलब है? देखिए ना, एक बंदा अगर खुद अपने आप में बैठ के ऐसे ख्वाब देख रहा है वज़ीर-ए-आज़म बनने के, तो उसका लीना उसका क्या इलाज किया जा सकता है? शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इतने केसेस हैं करप्शन के कि शहबाज शरीफ साहब का उनसे बचना नामुमकिन है। ये जो मर्जी करते रहें, अपनी आनियाँ जानियाँ इधर उधर दिखाते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा और इससे पहले भी, शहबाज शरीफ के इन आनियाँ जानियों से फ़र्क कोई नहीं पड़ना। इनके सर पर जो वज़ारत उज़्मा का बहुत सवार है ना, वो अब इन्हें चाहिए कि पहले मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनती वो उसने बाप को भी निकलवाया वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, ठीक है, और ये सारा काम जो काम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर हो रहे थे वो सारा कुछ मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए किए जा रहे थे ना, जो इस मुल्क के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ साजिशें और प्रोपेगेंडा किया जाता था। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा ठीक हूँ, और वो अपने कारकुनों को इकट्ठा रखने के लिए
लोग मायूस हो रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे, उनको ऐसी तिफल तसलियाँ दे रहे हैं कि जी अपने चेलों चांटों के ज़रिए ये अफवाहें फैला रहे हैं जी मियाँ साहब की गल हो गई है, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। वैसे राना साहब माजरत के साथ मैंने कतल कलाम की माजरत, जब शहबाज शरीफ को अपने भाई ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया, नायल होने के बाद वोट पूरे थे ना, असम्बली में अक्सरियत थी ना, जब अपने भाई ने, शहबाज शरीफ साहब की बचपन से ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर वज़ीर आज़म बनूंगा, आपको बचपन से बताया करो, ठीक है, लेकिन वो उनकी ख्वाहिशात, लेकिन जब उनके भाई ने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया था, जब वोट पूरे थे और उन्होंने भाई के बजाय शायद अख्तर अब्बासी को बना दिया। अरे भाई यही तो खतरनाक बात है कि भाई ने नहीं बनाया, ख्वाहिश नहीं खत्म होती, कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अब तो दम भी निकल रहा है और मौका भी है। उनका ये कहना है कि मुझे वो मौका मिल गया। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं अब्बा हजूर को कन्विंस करने की, क्या कोशिश कर रहे हैं वो आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर आऊँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जो सोशल मीडिया पे तो चलती रही है, और उसमें सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगी उस वीडियो पे जाने से पहले कि मौलाना साहब जो हैं वो अपने लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रखते हैं गरीब आदमी के बारे में, आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रा दिखाइएगा, ये देख रहे हैं आप ये वीडियो, सदीक जान साहब हाथ में नान है, बिरयानी है, और ये देखें, ये है वो गरीब जो मौलाना साहब के साथ खड़ा हुआ है, और मौलाना साहब ये सोचते हैं कि अगर आप किसी को एक नान दें, आप बिरयानी दें, तो आप उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है, ये चलाते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैंने चलाया इसलिए है ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि क्या माइंड सेट है जिसके तहत यहाँ पर सियासत की जा रही है। जी राना साहब कॉमेंट करेंगे इसके ऊपर या मैं? ये देखें अलीना, ये मैं समझता हूँ कि खल्क़े खुदा की भी तौहीन है, बिल्कुल, और ये खाने पीने की अशिया की जिस तरीके से बेतौकीरी और बेहुरमती की जा रही है, रिज़्क़ की बेहुरमती की जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब एक आलम दीन हैं, हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि आगे जहाँ उनका काफ़िला चलेगा इस तरह के वाक़यात ना हो। आप ये देखें कि किस तरीके से खाने पीने की अशिया जो है वो ज़मीन पर गिरी हुई लोग इकट्ठी कर रहे हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि कोई तरीके सलीके से लोगों को, अपने शुरका को खाने का बंदोबस्त करें उनके लिए, इज्जत से। और ये इस तरीके जो उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए हैं, चंदा जमा किया है इस नाम निहाद आज़ादी मार्च के हवाले से, उनको बाइज्जत तरीके से अपने कारकुनों के लिए खाने का बंदोबस्त करें। और इस तरह आप अल्लाह ताला के अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, इसका इस तरीके से आप खाने पीने की बिरयानी पर और नानों पर, नहीं मौलाना साहब को ये सोचना चाहिए कि वो आए हैं महंगाई के ऊपर बाहर ना, तो उनको ये अंदाजा होना चाहिए इस चीज़ का कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जो रात को खाना नहीं खाते, और जिन्होंने पता नहीं कितने कितने दिन खाना नहीं खाया हुआ, और वो अपने ही लोगों को इस तरीके से खाना दे रहे हैं, तो फिर वो दूसरे की क्या खैर करेंगे। जी सदीक जान साहब देखें, एक तो अगर उनके कारकुनान को कोई मसला नहीं, जिस तरह से ये वाकई है तो नहीं मसला किस आम बंदे को, हर बंदे को मसला होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप देखें कितना वाकई भी अफसोसनाक है। और पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब को ना, जो राना साहब इन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया था ना, वो जिन से लिया था वो वापस इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने लिया था तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा और इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए। लेकिन ये वो उस शिक से पीछे हट चुके हैं, उससे दस्तबरदार हो चुके हैं इस्लामी निज़ाम के निफाज से। वो जो लोगों ने फ़ंड दिया था इस्लामी निज़ाम के लिए, वो तो मकसद ही जब उसका हो गया तो इनको जो है वो फ़ंड वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो मकसद वो रहा ही नहीं है। अब तो सिर्फ एक जलसा रह गया है, लोगों ने जलसे के लिए फ़ंड नहीं दिया था। दूसरा ये है कि इनका मदारिस के फ़ंड्स का ऑडिट इसलिए ज़रूरी हो गया है कि देखें मसाजिद को, मदारिस को लोग किस लिए फ़ंड देते हैं? लोग देते हैं, लोग सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं, फ़ितराना देते हैं, लोग अच्छे कामों के लिए देते हैं कि चलो हम देंगे, कोई बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो तलबा हैं उनको खाना दिया जाएगा कोई इस तरह के। अगर हमारे मदारिस, हमारे मजहबी रहनुमा वो फ़ंड जो लोग देते हैं, और ये भी देखें कि पाकिस्तान में अब लोग कम रह गए हैं जो मसाजिद को, मदारिस को फंडिंग करते हैं। मैं यकीन करें राना साहब, वो हमारे घर के साथ जो मस्जिद है, वो मुझे इमाम साहब बता रहे थे कि मस्जिद जो है वो पिछले 1.5 साल में 2.5 लाख की मकरूज़ हो चुकी है। मतलब क्योंकि लोगों का रुझान नहीं रहा उस तरह से मसाजिद को। अभी भी लोग हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक है
ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگ پہلے ہی کم ہیں جو اس طرح کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان کا بھی اگر آپ اعتماد خراب کر دیں گے تو پھر کیسے یہ ہمارے یہ جو مدارس ہیں مساجد ہیں یہ کیسے چلیں گی؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ایک لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے درخواست، جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے ساری اس کو پروب کیا جائے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے. کیا یہ وہ پیسہ تھا جو مدارس کے لیے تھا، جو مساجد کے لیے تھا، جو زکوٰۃ صدقات فطرانوں کا تھا، وہ پیسہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں انٹیلیجنس رپورٹ ہے جی، اس حوالے سے پراپر طریقے سے این ڈی ایس اور را کی بات کی جا رہی ہے، وہاں سے سارا پیسہ آ رہا ہے. رانا صاحب نے بتایا بھی ہے کہ بیسکلی یہاں پر ہیں لیکن یہ ایجنٹ ہیں انڈیا کے اور انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں بات یہ ہے، یہ سارا نا ٹوپی صدیق ڈرامہ. جان ایک بانمتی کا کنبہ ہے جنہوں نے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہے ٹھیک. اور یہ اس مشن پر نکلے ہوئے. آپ بتائیں یہ مدارس جو ہیں، یہ جو مدارس جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں ان بچوں کا اور وہاں تعلیم و تربیت دینے والے اساتذہ کا بہت احترام ہے، خیال ہے، وہ اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا جس سے مولانا فضل الرحمان کو تکلیف ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ قوم کے جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم ان بچوں کو سائنسی علوم بھی پڑھائیں گے، ان کو قومی دھارے میں لائیں گے تاکہ یہ بڑے ہو کر اس معاشرے کے باوقار شہری بنیں. تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اس میں کون سی بات ہے جس پہ مولانا کو اعتراض ہے؟ دوسری جو بات صدیق جان صاحب آپ نے کہی، دیکھیں ہمارے یہ بچے جو ہیں، لوگوں نے ان کو دینی تعلیم کے لیے ان مدارس میں بھیجا ہوا ہے، ان کے والدین نے. مولانا فضل الرحمان بے شک اب یہ وہ این او سی جو جاری ہوا ہے اور انہوں نے جو ایگری کیا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ اس میں شامل نہیں ہوگا آزادی مارچ میں، تو 18 سال سے اوپر کے بھی مدارس کے طلبہ اور اساتذہ جو ہیں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا ان پر اعتماد ہے، وہ دین کی فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. تو مولانا ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا صدیق جان، جو میں نے بات کی، رضا ربانی جو ہے ان کا سارا ماضی جو ہے وہ دینی جماعتوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں کس قسم کے باتیں کرتے ہیں، ٹسوے بہا رہے تھے جب فوجی عدالتیں دہشت گردوں کے خلاف بنائی گئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں صدیق جان اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرے. اور آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس دو ٹوک انداز میں ان کو ایک میسیج دیا کہ تم جتنے پاپڑ بیلنے ہیں بیل لو، جو مرضی آزادی مارچ کر لو، تمہیں این آر او نہیں ملے گا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے اس کو بھی حوصلہ ملا ہے. یہ جو باتیں کر رہے تھے سر، اگر گورنمنٹ، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ یہ آزادی مارچ نہیں سنبھال سکتی، انتشار پھیل جاتا ہے، کیوس پھیل جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیسے پھیل جائے گا؟ کوئی مذاق ہے؟ میری بات سنیں، آج مذاق سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں. اب یہ کیسا سوال ہے جس کا آپ جواب دے دیں؟ اس سے یہ کوئی مذاق ہے کہ جی کیوس پھیل جائے گا ملک میں؟ ٹھیک ہے اس طریقے سے کون کر سکتا ہے؟ ریاست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے. اللہ خیر کرے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ایک طرف اللہ کرم کرے گا، آمین. نواز شریف صاحب ہے، ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے کم ہو رہے ہیں کہ جی ان کی جو ان کو دعائی دی جاتی ہے وہ ان کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، جو دل کی دعائی ہے وہ پلیٹلیٹس پہ اثر کر جاتی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پلیز پلیز، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں، اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتی میرا خیال ہے. اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جی پلیز آپ بیل لے لیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر آپ بیل نہیں لیں گے تو آپ کو کچھ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو جن بنیادوں پہ بیل ملی ہے، پھر اس پہ تو میرا خیال ہے کہ میرٹ پہ زرداری صاحب، میرٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بیماری کے والے سے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر پھر ان کو بھی دے دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے، ایک تو وہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی بیان سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اور اس سے لیا، جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی بیل میرٹس پہ نہیں ہوئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیل دیا ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہے. تو ان کا وہ کہنے کا مقصد یہ تھا جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا میرٹس کے اوپر نہیں ہوئی، کہ مطلب کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں ہوئی، ان کی ہوئی ہے میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب، ویسے آپ ایک بات ہے جو مرضی آپ تنقید کریں پیپلز پارٹی پہ، لیکن سوال کر رہی ہوں، تنقید نہیں زرداری نہیں، میں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب نے جس طرح سے جیل کاٹ رہے ہیں یا ہاسپٹل میں بھی ہے، شور شرابہ نہیں ہے میاں صاحب کی طرح، ٹھیک ہے. اور ہم میڈیا والے بھی یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ شور شرابہ کیوں نہیں ہے، اور جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں، وہ زیادہ بیمار ہیں، ہم
पूरे दिन में 24 घंटों में से 22 घंटे हम मियां साहब की बीमारी को देते हैं और 22 मिनट देते हैं जरदारी साहब की बीमारी को। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक वकील दोस्त बता रहा था, देखिए एक वकील दोस्त राना साहब बता रहे थे, कहते हैं कि मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कहते हैं कसम ले लें मुझे अपनी वालदा का ब्लड प्रेशर और शुगर याद नहीं है कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन मियां साहब की मुझसे पूछ लें हर घंटे की बता दूंगा कि उनके प्लेटलेट इतने बजे कितने थे, इतने बजे कितने थे, इतने बजे कितने थे। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब को जो बेल मिली है उसमें मीडिया का बहुत ज्यादा इसलिए किरदार है, माहौल बना दिया गया, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ग्राउंड पे कैसे मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट्स की गई हैं, मेडिकल पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, उस मेडिकल बोर्ड ने दी है, फिर ही जाके चीजें होती है ना सर, मेरिट पे होती है। और कितने मरीजों की मीडिया के ऊपर बात है। जी राना साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। मेरी बात सुने, बात ये है अलीना, इस हवाले से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस दिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कहा कि आप बताएं कि जो दीगर बीमार सैकड़ों बीमार कैदी हैं जेलों में, उनके बारे में आपने क्या किया, कितने लोगों को इलाज की सहूलतें फराहम की, क्या किया। उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट मांग ली है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि दीगर गरीब कैदियों को भी इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल जाएंगी, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। बीमार आसफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हम सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत अता करे। और बिलावल भुट्टो ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि अब वो उसी तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने वालिद मोहतरम की तरफ से तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। आसिफ जरदारी साहब को तो आप देखें ना, चलते फिरते जब अदालत में भी पेश हुए, कोई यानी बीमारी जो है ना एक होती है उनके चेहरे से नुमाया है कि उनकी सेहत जो है वो खासी ख़राब हुई है। तो इस हवाले से जो भी है वो ज़ाहिर है, यहाँ भी मेडिकल बोर्ड बन गया है आसिफ जरदारी साहब के लिए, तो वो देख रहे हैं उनके मामलात को, इनके मुकदमात, इनके केसेस अपनी जगह पर। जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया इनके 10 साल अदवार में दोनों शख्सियात के, उसकी इंक्वायरियाँ भी हो रही, रेफरेंस चल रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, देखें पैमरा की जानिब से जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें पाबंदी लगाई गई है कुछ आपके एंकर पर्सन पे, और कहा गया है कि इस तरह टॉक शो पे जाके एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट की जा रही है, उसके ऊपर व्हाट डू यू से? बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि पैमरा ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन्होंने पूरी हुकूमत को भी वज़ीर-ए-आज़म समेत सबको मुश्किल में डाल दिया। देखें आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक कह दिया कि जी कोई एंकर जाके किसी और प्रोग्राम में एनालिसिस नहीं दे सकता। यार को खुदा का वास्ता है, कोई करने वाली बात करें आप, ठीक है। बात ये है, मेरा नहीं ख्याल कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा होगा कि आप इतनी बड़ी फिलहाल यही जा रहा है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। देखें बात ये है, आप अगर कोई गलत खबर देता है उसका केस चलाएं, पैमरा इक़दामात करें, आप अदालतों में लेके जाएं, जो भी करें, लेकिन ये किसने इनको मशवरा दिया था कि इस मौके के ऊपर आप ये हमाकत करें, इस तरह का एक आप ऑर्डर जारी करें? आप देखें ना पूरा एक कोहराम मच गया है, हर तरफ मीडिया में यही बात हो रही है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। जान बात ये है, मेरी बात सुने, ये जो मामलात है ना ये तो चलते रहते हैं, पहले भी माजी में भी होती रही हैं ऐसी बातें। अलीना देखें इस वक्त जो मैं समझता हूँ ना, इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है जिस पर कोई तवज्जो, जिसको हम मुख्तलिफ ये छोटे छोटे मसाइल जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सब बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है जिसका एहसास किया जाना चाहिए, और वो है मकबूजा कश्मीर के अवाम। जहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी जगह एक दिन के लिए कर्फ्यू लग जाए, तो क्या ये सारे हम लोग जो हैं किन चीज़ों में उलझाया हुआ इन्होंने कौम को, यानी लेकिन सर ये बहुत बड़ा एक इशू है। आई टोटली एग्री विद यू। ये कश्मीर का जो इशू है बिल्कुल हमारे कर्फ्यू दिलों के के दौरान साथ लगा लोग है, लेकिन वहाँ जो कितने लोग मर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये हम अपने दीगर छोटे छोटे मौलाना सर, ये छोटा इशू नहीं है ना सर, ये आप सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो तासुर, जो सदीक जान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, तासुर ये जाता है कि शायद इमरान खान साहब भी छोड़े। मेरी बात सुने, एक गलत आर्डर भी हो जाता है लेकिन बाद ढकोसले भी छोड़े जाते हैं। मेरी बात सुने गलीना, बात सुने, ये ना बाज़ ढकोसले भी छोड़े जाते हैं। ऐसी भी कोई मीडिया भी जिस तरीके से ये नाम नहाद लिबरल्स ने जो कुछ ये किया है किरदार अदा, मकबूजा कश्मीर में जो मजालम ढाए जा रहे हैं उन पर इनकी ज़ुबानें गुंग हैं। तो अपना देखें, मीडिया की आज़ादी की अपनी जगह बड़ी अहमियत है, बाज़ चीज़ें खास लोगों को खुश करने के लिए कराई जाती हैं। ये चीज़ें जो है ना मेरी सुने अली ना, बात ये है कि जो बात भी कहनी होती है ना, जी। अगर आप सही बात कहें, आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है उन्होंने ठीक किया सर? हाँ या ना? मेरी बात सुने ना, आप इस तरफ ना जाए। हाँ या ना, मैंने आपको बताया कि गलत ऑर्डर में कोई भी कर सकता है, पैमरा उस पर को रिकंसिडर कर लेगी अगर उसका ऑर्डर वो गलत हुआ है, लेकिन ये चीज जो है
کہ ہم اس کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے علینا یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اور نام نہاد لبرلز جو ہمیشہ انڈیا کے بڑے چیلے رہے ہیں وہ خام خواہ جو ہے نا یہ مولانا ٹھیک ہے کا رانا مارچ یہ صاحب، سارا آج کے پروگرام سے رانا طاہر صاحب کو، صدیق جان صاحب اور علینا الیاس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.